नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव हिला दी थी। ये कहानी है 1857 के विद्रोह की, एक ऐसी घटना जो दशकों से सुलगते गुस्से का नतीजा थी, एक जबरदस्त विस्फोट और शायद एक राष्ट्र की पहचान की पहली झलक। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1857 की इस क्रांति को हम देखें कैसे? क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गदर था, जैसा कि अंग्रेज कहते थे, या फिर ये वाकई में हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली जंग थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज तक बहस होती है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले उस समय के माहौल को समझना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के बीच की, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। भारत पर सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार का राज नहीं था, बल्कि हुकूमत चला रही थी एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। सोच कर देखिए, एक कंपनी एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज कर रही थी। और 1857 में जो हुआ वो कोई एक दिन की बात नहीं थी। इसे ऐसे समझिए कि सालों से बारूद इकट्ठा हो रहा था। राजनीतिक नाइंसाफी, आर्थिक शोषण, सामाजिक और धार्मिक डर, ये सब मिलकर एक ऐसा ढेर बन चुका था जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। तो ये गुस्सा आ कहां से रहा था? चलिए इन जड़ों को थोड़ा खोद कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों उस दौर में समाज का लगभग हर तबका, राजा महाराजाओं से लेकर किसान और सिपाही तक, कंपनी के राज से तंग आ चुका था। इन वजहों को अगर हम ठीक से समझना चाहें तो 4 हिस्सों में बांट सकते हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आखिर में सैन्य कारण। ये चारों मिलकर एक ऐसा तूफान बनाने वाले थे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ी वजह थी लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब सीधा सा था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट कंपनी हड़प लेगी। गोद लेने की जो हमारी सदियों पुरानी परंपरा थी, उसे मानने से साफ इनकार कर दिया गया। ये भारतीय शासकों की सत्ता, उनकी विरासत और उनके सम्मान पर सीधा सीधा हमला था। आर्थिक मोर्चे पर तो हालात और भी खराब थे। कंपनी की नीतियां असल में भारत को निचोड़ रही थीं। एक तरफ किसानों पर लगान का बोझ बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ ब्रिटेन की मिलों से आए सस्ते कपड़े हमारे कारीगरों को बेरोजगार कर रहे थे। नतीजा, भारत का पैसा और संसाधन बहकर ब्रिटेन जा रहा था। मतलब भारत में गरीबी बढ़ रही थी और ब्रिटेन अमीर होता जा रहा था। इसके साथ साथ लोगों के मन में एक गहरा डर भी बैठ रहा था, अपने धर्म और समाज को लेकर। देखिए, अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक या विधवा विवाह जैसे कुछ सुधार किए। इरादे भले ही अच्छे हों, लेकिन आम लोगों को ये अपनी परंपराओं में सीधा दखल लगा। और ऊपर से ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की पूरी आजादी दे दी गई थी। इससे लोगों में ये बात फैल गई कि अंग्रेजों का असली मकसद उनका धर्म बदलना है। और इस पूरे बारूद के ढेर में जो आखिरी चीज डाली गई वो थी सेना के अंदर का माहौल। अजीब बात है कि कंपनी की फौज की रीढ़ भारतीय सिपाही ही थे, लेकिन उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव होता था। तनख्वाह कम, अंग्रेज अफसरों का बर्ताव खराब, और सबसे बड़ी बात, कोई भारतीय सिपाही चाहे कितनी भी बहादुरी दिखा ले, वो कभी सूबेदार के रैंक से ऊपर जा ही नहीं सकता था। जरा सोचिए, जो अपनी जान दे रहा है उसे तरक्की और सम्मान का कोई मौका ही नहीं। ये तो साफ साफ नाइंसाफी थी। तो माहौल बिल्कुल तैयार था। राजनीतिक गुस्सा, आर्थिक तंगी, धार्मिक बेचैनी और फौज में जबरदस्त असंतोष। अब बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी आई एक नई राइफल के रूप में, एनफील्ड राइफल। हुआ ये कि सेना में एक नई राइफल लाई गई, एनफील्ड पीस 53। इसमें एक नई तरह का कारतूस लगता था, और इस कारतूस को राइफल में डालने से पहले उसके ऊपर लगे कागज को दांत से काटकर खोलना पड़ता था। और सारी समस्या उस कारतूस पर लगी चिकनाई यानी ग्रीस को लेकर थी। सिपाहियों के बीच ये खबर आग की तरह फैल गई कि इस ग्रीस को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ जलाकर रख दिया। क्यों? क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर का मांस मुसलमानों के लिए हराम। मतलब ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिपाहियों के धर्म पर सीधा हमला था। उन्हें लगा कि ये उनका धर्म भ्रष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। सालों का दबा हुआ गुस्सा इस एक बात पर फूट पड़ा। मेरठ में जो आग लगी वो देखते ही देखते पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई।
जरा देखिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। 9 मई 1857 मेरठ में 85 सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन अगले ही दिन 10 मई को उनके बाकी साथी सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने जेल तोड़कर अपने साथियों को आजाद कराया और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। और कमाल देखिए, सिर्फ एक दिन बाद 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंच चुके थे, शहर पर कब्जा कर चुके थे और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया था। दिल्ली पर कब्जे की खबर जैसे ही फैली, विद्रोह की ये आग पूरे देश में फैल गई। कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में हमारी अपनी रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में कुंवर सिंह जैसे कई बड़े बड़े नेताओं ने अपने अपने इलाकों में बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। इन सब नेताओं और लाखों अनजान सिपाहियों की जबरदस्त बहादुरी के बाद भी 1 साल के अंदर 1858 तक इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जोरदार शुरुआत के बाद आखिर ये विद्रोह नाकाम क्यों हो गया? इसकी कई वजहें थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी दोनों पक्षों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ विद्रोही थे जिनके बीच कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, कोई एक प्लान नहीं था, उनके हथियार भी पुराने थे और सबसे बड़ी बात, उन्हें पूरे भारत का साथ नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज थे, उनके पास एक सेंट्रलाइज्ड कमान थी, बेहतर और नए हथियार थे, टेलीग्राफ जैसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो तेजी से खबरें भेज सकते थे और उनके पीछे एक पूरे साम्राज्य की ताकत थी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुर्बानियां बेकार गईं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से कहानी एक नया और बहुत जरूरी मोड़ लेती है। भले ही ये विद्रोह फौजी तौर पर नाकाम रहा हो, लेकिन इसने भारत के इतिहास पर एक ऐसा असर डाला जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा नतीजा तो ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। 1858 में एक नया कानून पास हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। इसके अलावा भी बहुत कुछ बदला। महारानी ने एक घोषणा की जिसमें भारतीय राजाओं और धर्मों का सम्मान करने का वादा किया गया। फौज को दोबारा से बनाया गया जिसमें अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। लेकिन सबसे गहरा असर जो हुआ वो हिंदुस्तान के लोगों की सोच पर पड़ा। इस संघर्ष ने पहली बार लोगों को ये एहसास दिलाया कि उनका दुश्मन एक है और इसी एहसास से भारतीय राष्ट्रवाद का बीज पड़ा। और शायद इस विद्रोह की सबसे बड़ी विरासत यही है। ये पहली बार था जब सिपाही, किसान, जमींदार, राजा, अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग एक दुश्मन के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़े थे। इसी साझा संघर्ष ने उस भावना की नींव रखी जिसे हम आज भारतीयता कहते हैं। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आखिर 1857 क्या था? सिर्फ एक सिपाही विद्रोह या आजादी की पहली लड़ाई? शायद इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये एक सैनिक विद्रोह की तरह शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। पर एक बात तो पक्की है, ये वो घटना थी जिसने भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया।